नमस्कार, मैं हूं मुस्कान। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल से समझ गए होंगे कि मैं बात करने जा रहा हूं स्टैटिस्टिकल एवरेज के बारे में, स्टैटिस्टिकल मीन्स के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मैंने एक सीरीज़ दिया था वीडियो का आपको, स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट का पार्ट, जिसमें मैंने बताया था कि बारंबारता सारणी कैसे बनाते हैं, टेली बारंबारता कैसे बनाते हैं, आवृत्ति आया चित्र, दंड आरेख कैसे बनाते हैं, पाई आरेख, पाई चार्ट बोलते हैं जिससे, वो कैसे बनाते हैं। आप पुराना वीडियो मेरे चैनल से आप अवलोकन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्टैटिस्टिकल एवरेज के बारे में या स्टैटिस्टिकल मीन के बारे में। तो बिना लेट किए मैं ये वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। शुरू करते हैं। हेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी, स्टैटिस्टिकल या स्टैटिस्टिकल एवरेज और मीन के बारे में। सांख्यिकी माध्य बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको? सांख्यिकी माध्य बोलते हैं। ठीक है, सांख्यिकी माध्य होता क्या है? सांख्यिकी माध्य को हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। ऐसी संख्या या वह संख्या जो किसी भी समूह विशेष के सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है ना। मतलब एक बहुत बड़ा समूह है, उस समूह में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस समूह को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक कक्षा होता है, कक्षा का एक मॉनिटर होता है, कक्षा नायक होता है। वो कक्षा नायक, वो मॉनिटर उस कक्षा का प्रतिनिधित्व करता कहलाता है, या उसका कहना चाहिए कि मार्गदर्शक होता है उस कक्षा का। ठीक है, समझ गए होंगे ना। आपके घर होंगे, आपके घर में एक मुखिया होगा, है ना, जो हेड होगा आपके घर का। वो पूरे घर को क्या करती है, लोगों के सामने, समाज में, गांव में रिप्रेजेंट करती है आपके इस फैमिली को। आपका वो मुखिया आपको हैंडल करती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो स्टैटिस्टिकल एवरेज को मैं शाब्दिक तरीके से परिभाषित करने जा रहा हूं। ऐसी संख्या या वह संख्या जो किसी समूह विशेष, वह संख्या जो किसी समूह विशेष के सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। समझ गए होंगे। जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया, वह संख्या जो किसी समूह विशेष का, एक बहुत बड़ा समूह है, ठीक है, समझ में आया ना, समूह विशेष के सभी आंकड़ों, मतलब सभी कार्य को, ऐसा मैं समझा रहा हूं आपको, का प्रतिनिधित्व करने वाली होती है। उस समूह का सांख्यिकी माध्य कहलाती है। समझ में आया ना। उस समूह का क्या कहलाती है? सांख्यिकी माध्य या स्टैटिस्टिकल एवरेज और मीन कहलाती है। समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। ऐसी संख्या होती है जो सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। वो न तो उस समूह का न्यूनतम मान होता है और न ही अधिकतम मान वाली संख्या होती है। न ही न्यूनतम होगा, न ही अधिकतम होगा। सबको एवरेजेबल लेके चलेगी। मीन मतलब मध्य में लेकर चलेगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये वही संख्या है। या ये कहें कि निश्चित युवा संख्या के माध्य या उसके आसपास की संख्या होती है। सांख्यिकी माध्य की विशेषता यही होती है कि वो पूरे समूह के अधिकांश पद मूल्य उस समूह के माध्य के आसपास ही वितरित होते हैं। आंकड़ों की उस प्रवृत्ति को, जिसमें एक आंकड़े के पास पाए जाने की उनकी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के पास पाए जाने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। समझ में आया। मतलब आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के पास पाए जाने की उनकी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहेंगे। मतलब एक आंकड़ा ऐसा होगा जो आगे और पीछे सबको कंट्रोल करके रखेगा। सब उसमें मिले हुए दिखाई देंगे, सबकी क्वालिटी उसके अंदर दिखाई देगी। ये होता है स्टैटिस्टिकल एवरेज और मीन। समझ गए होंगे। और उस मीन को, उस एवरेज को हम लोग यहाँ पर कहेंगे सेंट्रल मीन कहेंगे। ये हो गया सेंट्रल टेंडेंसी। और उस माध्य को क्या कहेंगे? सेंट्रल मीन कहेंगे। सेंट्रल
मीन कहेंगे। समझ में आ गया? या इसी को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आपको ये हमेशा ज्ञात रखनी चाहिए कि माध्य की इकाई वही होती है जो समूह के पद मूल्यों की होती है। माध्य की इकाई क्या होगी? जो उस समूह के पद मूल्य की होगी। मतलब आपके फैमिली में जो क्वालिटीज होंगे वो क्वालिटी आपके प्रतिनिधित्वकर्ता पर होगा, अर्थात आपके घर के मुखिया पर होगा, या उसकी गुण आप देख के समझ जाएंगे कि उनकी फैमिली कैसे होती होगी। ये होता है स्टैटिस्टिकल एवरेज। अब बात करते हैं एम्स ऑफ एवरेज के बारे में। एम्स और ऑफ एवरेज में या मीन में हमको ये देखने को मिलता है कि माध्य के लिए क्या क्या आवश्यक उद्देश्य होने चाहिए। हम इसको इनकम के लिए भी कह सकते हैं कि माध्य में क्या क्या हम उद्देश्य बनते हैं इसके। देखिए कुछ उद्देश्य, ठीक है, हमारे पास जो आंकड़े रहते हैं एकत्रित आंकड़ों का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करता है। मतलब जो मीन होता है या एवरेज होता है, ये मीन या एवरेज हमेशा एकत्रित आंकड़ों का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करती है। संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करती है, याद रखेंगे आप लोग, संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करती है। दूसरी इसका उद्देश्य ये आता है कि माध्य के द्वारा वर्ग की तुलना सरल हो पाती है। मतलब आप माध्य के द्वारा किसी भी वर्ग की तुलना आसानी से कर सकते हैं। वर्ग की तुलना सरल हो पाती है, आसानी से आप इसकी तुलना कर सकते हैं उस समूह की, उस ग्रुप की। नेक्स्ट आता है किसी भी प्रकार की स्टैटिस्टिकल मीन और एवरेज उस समूह की रचना के बारे में पर्याप्त जानकारी देता है। क्या देता है? उस समूह की रचना के बारे में पर्याप्त जानकारी देता है। नेक्स्ट आता है इसमें किसी भी मीन के द्वारा समूह में निहित केंद्रीय प्रवृत्ति को संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं आप। समूह के केंद्रीय प्रवृत्ति को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? माध्य के द्वारा। नेक्स्ट इसमें एम्स आपको देखने को ये मिलेगा कि ये सांख्यिकी विवेचना का आधार होता है। माध्य जो होता है सांख्यिकी विवेचना का आधार होता है। सांख्यिकी विवेचना का आधार होता है। मतलब आसानी से आप सांख्यिकी पद्धति का अवलोकन कर सकते हैं। किसी भी आंकड़ों को सांख्यिकी निरूपण करके आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। माध्य की सहायता से या एवरेज की सहायता से भविष्य के लिए नीति निर्धारित की जाती है। माध्य की सहायता से भविष्य के लिए नीति निर्धारित की जाती है। नीति निर्धारित की जाती है। ठीक है, ये इसके कुछ सिंपल सा उद्देश्य हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्टैटिस्टिकल जो एवरेज होता है इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल मीन और एवरेज, क्या क्या इसके एक आदर्श माध्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, है ना। अगर हमने स्टैटिस्टिकल एवरेज कहा है, मीन कहा है, तो उसके क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या रिक्वायर्ड क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे माध्य की परिभाषा हमेशा निश्चित होनी चाहिए। जो परिभाषा होती है ये निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए। निश्चित व स्पष्ट हो या होनी चाहिए ताकि आसानी से लोग समझ सके। इसे अनुसंधानकर्ता के अनुमान पर नहीं छोड़ सकते हम। मतलब कोई भी अनुमान लगा सकता है किसी भी चीज में, किसी भी प्रकार का, लेकिन हम इसको अनुमानकर्ता पर नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट आता है इसकी जो गणना होती है वो सरल होती है।
इसका जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है, बिल्कुल सरल होता है। सिंप्लीफाई तरीके से आप आसानी से गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड, समस्त पद मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। भाई ये प्रतिनिधित्व करता है, मतलब सभी पद मूल्य पर आधारित होना चाहिए, है ना। समस्त पद मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 4 आता है इसमें, इसमें संख्या हमेशा निश्चित होनी चाहिए, एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। यह अर्थात स्टैटिस्टिकल एवरेज और मीन एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये एक निरपेक्ष संख्या होनी चाहिए, एक निरपेक्ष संख्या होनी चाहिए, एक निरपेक्ष संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्रतिशत या अन्य किसी सापेक्ष के रूप में व्यक्त नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे आप, मतलब प्रतिशत के रूप में या किसी अन्य सापेक्ष के रूप में ये व्यक्त नहीं कर सकते आप इसको। नेक्स्ट, माध्य ऐसा होना चाहिए कि अध्ययन करने वाले के मस्तिष्क उसके अर्थ को आसानी से ग्रहण कर सके। मतलब जो मस्तिष्क होता है मनुष्य का, इसके अर्थ को, मस्तिष्क इसके अर्थ को आसानी से ग्रहण कर ले, अर्थ को शीघ्र ग्रहण कर ले, शीघ्र ग्रहण कर ले। ठीक है। नेक्स्ट आता है, एक आदर्श माध्यम में, एक आदर्श माध्यम में जो गुण होने चाहिए। नेक्स्ट, उसमें जो न्यायादर्श होता है जिसको हम लोग कहते हैं सैंपल में होने वाले परिवर्तन, में होने वाले परिवर्तन जिसको हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएशन बोलते हैं। यहाँ पर फ्लक्चुएशन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। फ्लक्चुएशन का इस पर न्यूनतम प्रभाव पड़ना चाहिए, का इस पर न्यूनतम प्रभाव पड़ना चाहिए, न्यूनतम प्रभाव पड़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है, और नेक्स्ट कंटेंट आपको ये बताता है कि एक आदर्श माध्यम में अंकगणितीय और बीजगणितीय विवेचन के उपयुक्त होने चाहिए। ठीक है ना। अंकगणितीय व बीजगणितीय विवेचन के उपयुक्त होनी चाहिए। ठीक है। तो यह हो गया सिंपल सा एक आदर्श सांख्यिकी माध्य के गुण। अब बात करते हैं एम्स के बाद आपने जैसे गुण पढ़ा तो जाहिर सी बात है इसके कुछ टाइप्स भी होते होंगे। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज और मीन, इसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप आता है जिसको आप कहते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, हिंदी में इसको कहते हैं समानांतर माध्य। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, समानांतर माध्य। ठीक है। दूसरा इसमें टाइप्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं माध्यिका या मीडियन। क्या बोलते हैं इसको? माध्यिका या मीडियन। ठीक है। और जो तीसरा इसमें प्रकार जो बनता है वो तीसरा प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं मोड, अर्थात बहुलक। मोड या बहुलक, ये हो गए इसके सिंपल से प्रकार। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर मैंने जो बताया है स्टैटिस्टिकल एवरेज की जो डेफिनेशन होती है, क्या एम होता है, एक आदर्श माध्यम में क्या क्या गुण होने चाहिए और क्या प्रकार बनते हैं, ये आपको अच्छे से और क्लियरली समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट हमेशा आपको प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।